सत श्री अकाल। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ निशा प्रभा ते प्रोग्राम संजीवनी लैके मैं हाजिर हाँ। साडी इस खास पेशकश दे विच असीं गल करदे हां सेहत दी। तंदुरुस्ती सब तो ज़्यादा जरूरी है, इसलिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल दी ये जिहड़ी पहल है कि सेहत नूं मुख रखिया जावे ते सेहत दे नाल जुड़े होए और तमाम जिहड़ियां समस्यावां ने जिन्हां दे नाल तुसीं और असीं रोज़ाना भिड़ते हाँ जूझते हाँ उन्हां दे उत्ते गल कीती जावे, नाल ही नाल की हल कीते जा सकते हैं, उन्हां समस्यावां तो किवें बचिया जा सकता है। नाल ही नाल सेहत समस्यावां दे लई माहर डॉक्टर की सुझाव दिंदे ने, ये भी असीं इस खास पेशकश दे विच रोज़ाना जानते हैं। अज असीं गल करांगे जोड़ां दे दर्द दे बारे। जॉइंट पेन जिहड़ा कि बहुत सारे बजुर्गां नूं तां परेशान करदा ही है, पर अजकल क्योंकि बरसात के मौसम दे विच बच्चों नूं भी और नौजवानों नूं भी जॉइंट पेन के नाल दिक्कत परेशानी आ रही है। हैरान कर देने वाली ये गल है कि पहला सिर्फ बजुर्गों नूं जोड़ां दे दर्द की शिकायत करते या देखते असीं सुनते हुंदे सी, पर हुण नौजवान भी इस तो दिक्कत उन्हां नूं आ रही है और बच्चे भी कई बार कहते हैं कि साडे जॉइंट्स दे विच पेन हो रहा है। तो अज जोड़ां दे दर्द के बारे असीं गलबात करांगे, पर उस तो पहला देखते हैं एक खास रिपोर्ट। मानसून के मौसम विच लोग जोड़ा दे दर्द, गठिया, हड्डियां दे रोग ते पुरानियां सट्टां तो काफी ज्यादा परेशान रहंदे ने। सब तो पहला तो ये जानना जरूरी है कि इस मौसम विच हड्डियां ते जोड़ा दा दर्द क्यों वध जांदा है। दरअसल मानसून दौरान इस दर्द दा कारण मीह नहीं बल्कि यह दर्द घट बैरोमैट्रिक दबाव के कारण हुंदा है। असल विच वायुमंडल दे विच पाए जाण वाले हवा दे दबाव नूं बैरोमैट्रिक दबाव कहा जांदा है। जदों ये दबाव घट जांदा है तां शरीर दे टिश्यूज ते मांसपेशियां विच सोजिश ते दर्द वध जांदा है। घट तापमान दे कारण कड़वल दे नाल-नाल टिश्यूज, मांसपेशियां ते जोड़ा दा दर्द हो सकदा है। साधारण तौर ते जोड़ा दी सोजिश 3 प्रकार दी हुंदी है। गठिया ग्रस्त, हड्डी दे जोड़ा दी सोजिश। गठिया जोड़ा विच दर्द दे होण दे कई लक्षण ने, जिस विच चलदे समय, उठदे समय, लिखण वेले या टाइप करदे समय आदि जहे हिलन डुलन दियां क्रियावां विच जोड़ा दा दर्द हुंदा है अते ज्यादातर गोड्यां दे जोड़ा दा दर्द काफी ज्यादा परेशान करदा है। जोड़ा दी सोजिश दे लक्षण: जोड़ा दी सोज अकड़ा, लाल हो जाना या गर्मी नाल दिखाई दिंदी है। खास करके सवेरे सवेरे जोड़ा दे विच अकड़ा, जोड़ा दे लचीलेपन दे विच कमी आउणा, जोड़ा नूं ज्यादा हिला डुला ना सकना, जोड़ा दा विकार, वजन घटना अते थकान, साधारण बुखार, चलन समय जोड़ा दी सोजिश वाले जोड़ा दी आवाज आउणा। जोड़ा दी सोजिश तो किवें करिए बचा? खून दी जांच अते एक्सरे दी सहायता नाल जोड़ा दी सोजिश दी देखरेख करो। डॉक्टर दी सलाह अनुसार दवाइयां नेम नाल लवो। शारीरिक वजन उते नियंत्रण रखो। सेहतमंद भोजन खाओ। जोड़ा दे दर्द तो राहत लई रोजाना कसरत करो। तनाव मुक्त रहो। उचित आराम करो। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਗੋਡੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੋਡੇ ਦੇ ਬਲ ਬੈਠਣਾ, ਗੋਡੇ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣਾ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਗੋਡਾ ਮੁੜ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਚੋਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, जिस कारण भी दर्द वध जाता है। पर इस दर्द तो किवें राहत मिलेगी, यह जानते हैं। गोडे दे दर्द तो किवें मिलेगी राहत? उचित आराम करो। अजिहे कारजां तो बचो जो दर्द वधा दिंदे ने। विशेष रूप नाल वजन चुकण वाले कारजां तो बचो। सोज नूं घट करन लई अपने गोडे नूं जिन्ना होवे उपर उठा के रखो। बैंडेज या फिर इलास्टिक स्लीव पहन के गोडे नूं हौली हौली दबाओ। अपने गोडियां दे थल्ले या विचकार एक सिरहाना रख के सोवो। दूजे पासे जोड़ा दे दर्द विच गठिया जोड़ा दी सोजिश भी आउंदी है। इस रोग दी शुरुआत विच जोड़ां विच जलन हुंदी है। शुरुआत विच काफी घट हुंदी है, पर एक समय विच एक तो वध जोड़ा विच जलन होनी शुरू हो जाती है। उंगली दे जोड़ा विच दर्द शुरू होके यह कलाई, गोडे, अंगूठियां विच वधदा जांदा है। यह रोग होण दा सब तो वड्डा कारण जेनेटिक है। यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलदा रहिंदा है,
ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਦੇ ਵਧਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਠੀਏ ਦਾ ਰੋਗ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋੜਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਥੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨਿਤ। हाँ जी, हेलो, हाय, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨਿਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨਸ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। सो बेसिकली दो एज कैटेगरीज होती हैं। वन इज़ जो होते हैं 30 to 40 ईयर ओल्ड जो आते हैं हमारे पास, जिनमें होता है जिसको हम कहते हैं गठिया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो उसकी वजह से भी पेन आती है जॉइंट्स के अंदर, स्वेलिंग होती है जॉइंट्स के अंदर, और वो एक अलग प्रकार की बीमारी है बिकॉज वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसका लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन ही क्योर है। एंड उसके लिए रूमेटोलॉजी एक फील्ड बनी है डेडिकेटेड जस्ट फॉर दैट। जो दूसरा एज ग्रुप हमारे पास आता है इज द 50+ वाले। जो 50+ वाले होते हैं दे कम विद समथिंग कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, मतलब एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर होता है जॉइंट का। एंड उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप बात कर रहे थे इससे पहले कि वेट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वंस। जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, स्पेशली हमारे रीजन में वो एक प्रेवलेंट कंडीशन है और वो समय के साथ बढ़ेगा ही। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है तो जेनेटिक्स तो चेंज हुआ ही नहीं, हमारा इंटरमिंगलिंग पॉपुलेशन का नहीं हो रहा है। सो दैट रिस्क फैक्टर विल रिमेन। और उसके ऊपर अगर हम उसके ऊपर वेट भी ऐड कर दें, उसके ऊपर एक्स्ट्रा एक्सर्शन भी ऐड कर दें, डाइट हैवी ऑफ रिच फूड्स एंड अल्कोहल एंड ऑल दीज थिंग्स, जिससे हमारा वेट बढ़ता है, तो वो नाजुक से जो हमारे गोटे हैं वो उतना ही सह पाएंगे। एंड धीरे धीरे फिर वो घिसते हैं, और जब वो पूरी तरह घिस जाते हैं तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता बट नी रिप्लेसमेंट। बट उससे पहले हम जरूर इनको बचा सकते हैं। एंड हम बचा सकते हैं स्मॉल लिटिल माइनर मॉडिफिकेशंस हम अपने लाइफस्टाइल में करके, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज हम करें, जैसे कि हम अपने वेट के ऊपर कंट्रोल रखें, जैसे कि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं लाइक फ्राइड फूड्स एंड जो प्रो इन्फ्लेमेटरी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा होता है, वो चीज़ें हम कम खाएं। और एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें जैसे कि हल्दी होगी, दूध हो गया, ये सारी चीज़ें ज़्यादा लें कि हमारे जॉइंट्स लंबे समय तक चले एंड फ्यूचर में हमें कभी कोई ऑपरेशन की जरूरत ही ना पड़े। जी ਡਾਕਟਰ ਮਨਿਤ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਲਦੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਔਰ ਹਲਦੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ बहुत सारे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ weight ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यस, सो इसमें ना एक catch-22 सिचुएशन हम इसे कहते हैं कि वजन हमारा बढ़ रहा है, गोडे खराब हो जा रहे हैं, और हम वजन कम कैसे करें? क्योंकि जितना हम कोशिश करेंगे उतना ही फिर गोडों का दर्द बढ़ जाता है, फिर हम उसको कुछ एक्सरसाइज प्रॉपर्ली कर ही नहीं पाते हैं। सो जो हम एडवाइस करते हैं लोगों को, इसकी सबसे अच्छी एक्सरसाइज इसके लिए होती है कि साइकिल चलाना। सो जो रोड साइकिल हो या घर पे अगर आपके पास कोई स्टेशनरी बाइक हो, जो जिम वाला बाइक होता है, या जिम जाके बस आप इसके ऊपर साइकिलिंग करिए। सो अगर आप इतना करेंगे
तो एवरी डे अगर आप आधा घंटा अपनी लाइफ का डेडिकेट कर सकते हो ये चीज़ के लिए, तो साइकिलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपका लोडिंग भी नहीं होता है, जिससे आपका फैट भी बर्न हो रहा है और जिससे आपके घुटने भी प्रोटेक्टेड रहेंगे एंड एट द सेम टाइम आपका वेट रिडक्शन भी हेल्प होता है। बट कोई भी वेट रिडक्शन इज इमटेरियल जब तक कि हम डाइट पे कंट्रोल ना लाएं। अगर हमने समोसे खाने हैं, जलेबियां खानी है, पराठे खाने हैं और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा वेट कम होए, तो ऐसे नहीं होता। सो हमें उस हिसाब से ही चलना है कि हमारे बेसिकली कैलोरी काउंटिंग हम इसे कहते हैं कि आपने अपनी कैलोरीज को काउंट करना है कि आपका शरीर कितना कैलोरी कंजम्पशन के लिए बना है और फिर एक कैलोरी डेफिसिट में आपने जीना है कि दैट्स हाउ यू रिड्यूस वेट। कि अगर फॉर एग्जांपल आपका शरीर का वेट 60 किलो है तो इट विल टेक अप्रॉक्सिमेटली 2000 कैलोरी दिन का। तो उसके लिए बहुत सारे आजकल ऐप्स बने हुए हैं, फ्री ऐप्स भी बने हुए हैं जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना आप अंदर ले रहे हो एंड देन कितना आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है एनर्जी का, और तभी फिर आपका वेट रिडक्शन होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज डिसिप्लिन। अगर हमने कुछ सीखा है जीवन में विराट कोहली से, तो हमने यही सीखा है कि डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है अपने लाइफ में। अगर आपको याद है जब विराट कोहली आया था स्टार्टिंग पे, तो ही वॉज चबी एंड अब देखो ही इज अ फिटनेस का मंत्रा पूरे देश के लिए। सो उसने कैसे ये बदलाव लाया है, वन सोच में कि मैंने ये करना ही है, और दूसरा है अपने डिसिप्लिन से कि मैंने करना है बट वो डिसिप्लिन से मैं मेंटेन करूंगा कि कभी वो ऊपर बढ़े ही ना। सो अगर हम आई थिंक ये दो चीजों पे फोकस करें कि सोच अच्छी लेके आना और जी हाँ जी और डिसिप्लिन से रहना। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਈ ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸੇਫ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਡਲਿੰਗ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? बिल्कुल जी, बिकॉज जब आप सीढ़ियों की बात करते हो तो रिमेंबर सीढ़ियों चढ़ने के लिए आपका डीप फ्लेक्शन में जाता है नहीं, मतलब कि हाई लेवल्स ऑफ फ्लेक्शन होता है। सो हम जो साइकिल होता है उसका हम सीट एडजस्ट कर सकते हैं। सो अगर हमें कम एंगल पे साइकिलिंग करनी है तो उसके लिए हम सीट डाउन कर सकते हैं। अगर हमने हाई एंगल पे साइकिलिंग करनी है तो सीट अप कर सकते हैं। तो उससे आप अपना कंफर्ट जोन ढूंढ सकते हो कि जहाँ पे आपका लोड ज़्यादा नहीं पड़ रहा आपके नी के ऊपर, बट एट द सेम टाइम वो रेपिटेशंस और साइकिल्स हो रहे हैं जिससे इवेंचुअली आपका वेट रिडक्शन में हेल्प करेगा। और सिंपल अगर आप सैर करोगे कि जैसे कि पार्क है, पार्क में गए, हमने थोड़ा बहुत सैर किया, ब्रिस्क वॉकिंग जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल टहल के नहीं चलना, बट उस हिसाब से चलना है कि हल्का सा आपका सांस चढ़ना चाहिए। सो उसको हम कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग। सो एटलीस्ट अगर आप करो कि आधा घंटा पर डे ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग, सो आपका आधा घंटा साइकिलिंग हो गया, आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, तो 1 आवर आपने अपनी लाइफ का एक्सरसाइज को डिवोट किया। दैट मीन्स 23 घंटे आपके पास है अपना मौज करने के लिए। सो 1 आवर पर डे आपको निकालना है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੁਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਔਰ ਬਾਹ ਦੇ ਜਾਂ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟਸ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? सो देखो बारिश की वजह से आपके जॉइंट्स पेन नहीं होंगे। व्हाट हैपेंस इज कि इसी मौसम में दो चीज़ें हो रही है। वन इज कि अभी आपको शायद पता होगा कि एक वायरल फैला हुआ है जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर रहा है। तो उसमें हमारे पास भी काफ़ी मरीज आ रहे हैं पोस्ट वायरल आर्थराइल्जिया, मतलब पोस्ट वायरल जॉइंट पेन्स के साथ। सो दैट जस्ट डिपेंड्स ऑन कि कौन सा स्ट्रेन वायरस का है और वो कैसे अफेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी को। दूसरा जो सबसे खतरनाक चीज़ है जिससे आपको सुरक्षित रहना है स्पेशली ये रेनी सीजन में, इज मच्छर। सो लास्ट ईयर मुझे चिकनगुनिया हुआ था एंड आई रिमेंबर कि वो इतना क्रिपलिंग था कि सीढ़ियाँ ऊपर नीचे मैं नहीं जा पाता था अपने घर में, और बेसिकली ऑलमोस्ट मैं बेड बाउंड ही हो गया था इतना पेन की वजह से। तो वहाँ तक आपने अपनी कहानी जानी ही नहीं है। आपने अपने आप को प्रिवेंट करना है, मस्कीटो से बचाइए, फुल स्लीव क्लोथिंग डालिए, मस्कीटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल कीजिए सो दैट कि आपको यू डोंट गेट दोज बीमारियां लाइक डेंगी, चिकनगुनिया, मलेरिया। दीज आर द थिंग्स जो हमने इस सीजन में अवॉइड करनी है। जी डॉक्टर साहब ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਵੀ जुड़ गए ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ भी ले ਲੈਣੇ ਆ। बहुत स्वागत है जी, कौन बोल रहे हो, कित्थों बोल रहे हो? हाँ जी, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून जी। मैम
ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨੀ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਮੈਮ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ 'ਚ ਮੈਮ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੋਕੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं, सो फ्रोजन शोल्डर जो होता है ना सबसे ज़्यादा मिसडाइग्नोज्ड एंड मिसअंडरस्टूड बीमारी है जी। पूरे इंडिया में। एवरीवन जिनको पेन होती है शोल्डर में हम उनको इनएडवर्टेंटली डायग्नोज कर देते हैं एज फ्रोजन शोल्डर। सो फ्रोजन शोल्डर बहुत डिफरेंट है। जो उससे ज़्यादा प्रेवलेंट बीमारी है जो हमारे पास आती है इज समथिंग कॉल्ड रोटेटिव कफ टेयर, मतलब कि अंदर के जो टेंडन्स होते हैं उनमें असर आ जाता है, डैमेज हो जाता है, छोटा सा इंजरी हो जाता है। एंड दैट इज वो जो बीमारी है रोटेटिव कफ टेयर 30% ज़्यादा होती है देन फ्रोजन शोल्डर। बट फ्रोजन शोल्डर एक पुरानी बीमारी है, वो लगभग ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो गई है इंडिया में अब। तो बट स्टिल वो डायग्नोज हो ही जाती है बिकॉज हमारे को अवेयरनेस नहीं है। ये दोनों बीमारियां एक जैसी दिखती है, सेम कंप्लेंट्स के साथ आती हैं कि पेन होता है हमारे शोल्डर में, मूवमेंट करने में दिक्कत होती है, बट उसका एक सिंपल टेस्ट होता है। सो जहां तक आपका शोल्डर मूव कर रहा है आप उसको मूव करने दो और फिर अपना हाथ नीचे रख के उसको और उठाने की कोशिश करो। अगर आपका ज्यादा जा सकता है दैट मीन्स कि आपका पैसिव मूवमेंट आपके एक्टिव मूवमेंट से ज्यादा है और वो रोटेटिव कफ टेयर है जी। अगर वो इधर आके रुक जाता है और फिर आप कोशिश करो और फिर भी आगे नहीं जा रहा तब वो एक्चुअली फ्रोजन शोल्डर है। और ये दोनों बीमारियों के बहुत अलग इलाज होते हैं। ठीक, सो ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਡਾਇਗਨੋਸ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। थैंक यू। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੱਜੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਗੁੱਡੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੁੰਨਾਪਣ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਜਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਨਾਪਣ ਜਿਹੜਾ यूरिक एसिड होता है जी जी जो यूरिक एसिड होता है वो बेसिकली अफेक्ट करता है हमारे छोटे जॉइंट्स को। सो उसमें हमारे जो स्पेशली जो पैर के डिस्टल जॉइंट्स होते हैं जैसे कि हमारा टोज होते हैं उनको वो अफेक्ट करता है। बड़े जॉइंट्स में यूरिक एसिड का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही कम होता है। सो अगेन ये एक इशू है जो मिसडाइग्नोसिस का होता है हमेशा, विच इज़ कि जो यूरिक एसिड की वजह से आपको आपके टोज में पेन होएगा या उंगलियों में पेन होएगा, डिस्टल जॉइंट्स में ये प्रॉब्लम करता है और यूजुअली ऐसे गांठ टाइप पिक्चर बन जाती है अराउंड वो डिस्टल जॉइंट्स। बट बड़े वाले जॉइंट्स में यूरिक एसिड बहुत कम असर करता है एंड यूजुअली वो ये एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर ही होता है जिसकी वजह से स्वेलिंग आती है +50 एज ग्रुप में जाके, और यूरिक एसिड उनका इत्तेफाक से बड़ा होता है साथ में। बट हम क्या करते हैं, हम टैकल करने के लिए यूरिक एसिड घटाने की कोशिश करते हैं, तो उससे वो नोटिस करेंगे कि थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिलता है बिकॉज पूरे बॉडी से यूरिक एसिड कम हो रहा है, बट फिर वो वापस नी की प्रॉब्लम आ ही जाती है। सो दैट इज बिकॉज यूरिक एसिड वो कॉज नहीं था, वो नी पेन एंड वो एक इत्तेफाकी बढ़ा हुआ था साथ में। जी। So, अगर आपको ये जी नी के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है वो बहुत ही रेयर होता है, मतलब मोर कॉमन होएगा कि आपका एज रिलेटेड डीजनरेशन है या हो सकता है कोई छोटी मोटी चोट लगी हो या आपको उसकी वजह से हो रहा है, और यूरिक एसिड इत्तेफाकी आपका बढ़ा हुआ है साथ में। ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਅੰਗਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? सुनपन जी सुनपन फील करते हैं जी।
हाँ, सो सुनपन जो होता है दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो दैट मीन्स कि यूजुअली नसों में इशू होता है और टिपिकली वो डिस्टल फ्री नर्व्स होती है जिसकी वजह से ये सुनपन या चींटियां चढ़ना पैर पे उसका वो फीलिंग देता है। तो उसके लिए सही राय होगा कि उनको एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और उसके टिपिकल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज, जिसकी वजह से हमारी फ्री नर्व एंडिंग्स डिसेंसिटाइज होती है और ये एक न्यूरोपैथिक पिक्चर देती है जो हम ठीक कहते है हैं। ठीक है डॉक्टर ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? मोहम्मद शरीम बोला जी, मलेरकोला से। हाँ जी, अपना सवाल रखो जी। मोहम्मद शरीम बोल रहा जी जी जी, मलेरकोला से। अपना सवाल रखो, डॉक्टर सुन रहे ने, तुसी सवाल रखो अपना। सर मेरी ना एक ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਦਰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ जी, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਫੋਨ ਲੱਗਦਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ 2-3 ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਨਿਦਾਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते या सैर नहीं कर सकते। सो इसका इन सब चीज़ों का एक सोल्यूशन है विच इज़ छोटे ग्रुप्स बनाना। ठीक है, जहाँ पे आप रहते हो तो आस पड़ोस में जो आपकी एज ग्रुप के होए 2-3 लोग या जैसे कि 2-3 महिलाएं हैं या 2-3 आदमी हैं, अगर आदमी हो कोई तो उनको इकट्ठा करके ग्रुप बनाइए। ठीक है, सो वो एक सॉर्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप बन जाता है हमारा। मेंटली भी आप उनके साथ अपनी बातें शेयर कर सकते हो, घर पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स। साथ में वही आपका सैर वाला ग्रुप बनेगा, वही आपका थोड़ा बहुत मार्केट तक जाने वाला ग्रुप बनेगा और जो भी आपने एक्टिविटी करनी है बाय फुट ही करनी है। सो उससे आपका एक्सरसाइज भी हो गया, मेंटल संतुलन में भी इम्प्रूवमेंट आ गया एंड डाइट का तो आपको खुद से करना है। सो डाइट जैसे मैंने समझाया है, मेक श्योर कि आप हल्दी लो अपने डाइट में, जो अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी हमें भगवान ने दिया है क्यों ना यूज़ करें, एंड साथ में दूध एवरी डे, एटलीस्ट 1 ग्लास ऑफ मिल्क एंड 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज। इवन इफ अगर आपके पास साइकिल का एक्सेस नहीं है तो आप अपना आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को सैर जरूर करिए। ठीक, सो बहुत शुक्रिया डॉक्टर मानित अरोड़ा ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਮੀਦ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਤਨ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।